एट द एंड ऑफ द मंथ। उसके बाद जो होता है कि 15% कलेक्ट होता है सेकेंड मंथ या 5 मंथ होता है अनकलेक्टेबल रहता है। तो सबसे पहले एक बार चेक करते हैं। 50, 30, 15, 5, यानी टोटल 100% का तो ये मैच हो गया, कलेक्शन मैच हो गया। ये बोल रहा है 50% जो होता है वो होता है किसमें, डिस्काउंट पीरियड में। तो डिस्काउंट पीरियड का मतलब क्या होता है जी कि विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज, ठीक है। उसके बाद ये 30% जो बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि 30% कलेक्ट होता है बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी 30 डेज में। उसके बाद 15 मंथ होता है सेकेंड मंथ, यानी कि 60 डेज पे। उसके बाद 5% जो होता है वो बैड डेप्ट हो जाता है। अगला हमसे पूछ रहा है कि अप्रैल का कैश कलेक्शन बताना है, अप्रैल का कैश कलेक्शन बताना है। तो सबसे पहले मैं सारे भाई लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट टेक योर 2 मिनट and try solving by yourself, and I will explain because this was the question which I shared to do. तो भाई इसको जल्दी से करके बताएं, और कमाल भाई थोड़ा कोशिश करें। हाँ भाई, कमाल भाई कोशिश, आवाज जा रही है मेरी? जी भाई जी। हाँ तो कोशिश तो करें। यानी अप्रैल 60 दिन पीछे जाना है, मार्च, फेब, है ना, जैन पे नहीं जा सकते। तो फरवरी का जो भी सेल, खीरत अभी थप्पड़ लगेगा तुमको एकदम, वो जाहिल वाला हरकत जो कर रही हो तुम, वो आउटसाइड। तो सबसे पहले ये सेल्स रिकॉर्ड कर ले। तो अप्रैल में आपका सेल कितना है जी? 390, 370 और 370 है। उसके बाद इधर पे है आपका 340,000। तो देखिए इसका हम अभी 50% जो है ये करेंगे। अच्छा, अप्रैल में, मार्च में, फिर जैन में। अब चूंकि जो बिलिंग साइकिल है वो है हमारा 30 डेज के ऊपर, तो यहाँ हम पहले यहाँ लिखेंगे कितना, 390,000, 370, 340 एंड 300। अब जो बिलिंग जो होता है वो होता है लास्ट डे ऑफ द मंथ पे होता है,
बिलिंग जो होता है वो लास्ट डे ऑफ द मंथ होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कलेक्शन स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ से। यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी बिल आप करते हो वो लास्ट डे ऑफ द मंथ करते हैं। तो यानी कि अप्रैल की जो बिल हुई होगी वो 30 अप्रैल को हुई, 30 अप्रैल को होगी, और इसका जो कलेक्शन आएगा 15 मई को आएगा। तो ये हमारे रूट इसमें नहीं है, तो हमारे अप्रैल के कलेक्शन में इसको इग्नोर कर देंगे, इसमें से कोई कलेक्शन नहीं आएगा। बट ये जो 370,000 है उसका हमको 50% कलेक्शन मिलेगा, इसका 50% कलेक्शन मिलेगा। और रूल के हिसाब से कि अगर वो 10 दिन के अंदर में, अगर डिस्काउंट पीरियड के अंदर में पे करता है तो आई हैव टू गिव 20% का डिस्काउंट। इसका मतलब इसका एक्चुअल में मेरे को 98% रिसीव होगा। ठीक है, अप्रैल का क्यों नहीं करेंगे? या हबीबी, अप्रैल का जो बिलिंग स्टार्ट होगा, अप्रैल के आखिरी दिन पे आप बिलिंग करोगे लैंग्वेज के हिसाब से। तो अप्रैल का जो कलेक्शन होगा, अप्रैल ड्यूरिंग अप्रैल कुछ नहीं होता है। इरेजर है, इरेजर को काट कर ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो अप्रैल में कोई पैसा नहीं आएगा। अप्रैल का पैसा आना स्टार्ट होगा मई में। ये लैंग्वेज थोड़ा सा पढ़ना था। फिर आइए फरवरी का कितना पैसा आपको रिसीव हो जाएगा? 3 लाख ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 30 दिन के अंदर में पैसा कलेक्ट होगा, 30% बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो बाय द एंड ऑफ द मंथ का मतलब ये होगा कि जब ये जो खत्म होगा 370, ये 370 का पैसा जाके अप्रैल में मिलेगा। 370 का पैसा अप्रैल में जाके मिलेगा, लेकिन वो डिस्काउंट पीरियड के बाद मिलेगा, वो डिस्काउंट पीरियड के बाद मिलेगा। तो ये 30 डेज के अंदर वाला पैसा जो 30% मिलेगा वो डिस्काउंट पीरियड के बाद मिलेगा। तो उस पर कोई डिस्काउंट हम अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद जो 60 दिन का कहानी है कि जो अप्रैल का पैसा है वो जाके सेकेंड मंथ में मिलेगा, यानी मार्च में कुछ पैसे मिलेंगे। बाकी का जो 15% है वो आपको अप्रैल में मिलेंगे। तो ये जो फरवरी का जो पैसा है उसका हमको 15% जो है आके अप्रैल में मिल जाएगा। इसका मतलब कि जो टोटल कलेक्शन ड्यूरिंग अप्रैल होगा मेरा, वो ये होगा। ये टोटल कलेक्शन ऑफ अप्रैल होगा, $3,433,300। ये होगा टोटल कलेक्शन ऑफ अप्रैल। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी ये था कि सबसे पहले आदमी को समझने में दिक्कत ये हो जाता है। यहाँ पे जो पहला जो प्रॉब्लम ये था कि आपका बिलिंग को, तो बिलिंग पे थोड़ा सा बात क्लियर करना था कि लास्ट मंथ पे होगा। इसका मतलब कि हम 30 अप्रैल को जो सेल करके रिकॉर्ड करेंगे तो 30 अप्रैल में कोई कलेक्शन नहीं होगा, उसका कलेक्शन होगा 15 मई तक। तो यानी कि मार्च में जो हम किए होंगे बिलिंग, उसका कलेक्शन 15 अप्रैल तक आएगा पहले। तो 15 अप्रैल तक व्हाटएवर द मनी वी रिसीव वी हैव टू गिव द 2% ऑफ डिस्काउंट। सॉरी, 10 अप्रैल तक जो भी कलेक्शन आएगा, 10 अप्रैल तक व्हाटएवर बी द कलेक्शन, जो भी कलेक्शन आएगा मेरे को उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, कितना परसेंट? 2%। इसका मतलब है कि वो 98% ऑफ रिकवरी मानी जाएगी। फिर बोला है कि 30% जो है कलेक्टेड बाय द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि उसके 30 डेज के अंदर में आपको 30% मिल जाएगा।
तो 30 डेज के अंदर में कहने का मतलब होता है कि 30 अप्रैल को जो काम करेंगे वो आपका 30 मार्च के अंदर में जो बिलिंग करेंगे या 31 मार्च को, वो 30 अप्रैल के अंदर में आपको बाकी के 30% मिल जाएंगे। और जो फरवरी का जो बैलेंस 15% है, क्योंकि मार्च के अंदर तो उसकी जो 45% 65% रिसीविंग हो गई होगी, 80%, बाकी यानी 18% सब्सिक्वेंट मंथ में हो जाता है। बाकी का 15% जो होता है वो सेकेंड मंथ पे जाके मिलता है। तो फरवरी का 15% बाकी के सेकेंड मंथ में आके मिलेगा, तो जो कि 3,40,000 का 15% निकालेंगे तो 51,000 आ जाएगा। और ये जो है ये तीनों का सबमिशन है, यानी ई तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा 343,000 का कलेक्शन आएगा। दिस क्वेश्चन वाज रियली नाइस, बट थोड़ी सी लॉजिक लगा के करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो आपसे मिस्टेक हो जाएगा। यस यानी कि 9, एक्चुअल में मैंने क्या किया, 50% इंटू 98%। नहीं 30% है ना, ये मांगता है 30%। ये हाँ यस, बाय द एंड ऑफ द मंथ का मतलब ये हो गया कि मार्च में +1 कीजिएगा, +1 मंथ लैंग्वेज के हिसाब से। इसका मतलब क्या होगा, 30 अप्रैल होगा। यस, फर्स्ट नहीं, 10 अप्रैल के अंदर में। 48 नहीं, हाँ 49% होता है भाई साहब। 50 का 98 कितना होता है? 49%, सही बोला था। हाँ, तो ये तो हम लोग का रहा, ये कैश बजट का सवाल था, और कैश बजट हम लोग को 2-3 सवाल करने थे आई बिलीव। अगर आप कर लेते तो थोड़ा बेहतर होता, लेकिन नहीं करे तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। दूसरा, ये एक छोटा सा सवाल हमारे तौहीद भाई ने भेजा है। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा देख लें क्या है। बोला द फॉलोइंग इन्वेंट्री रिवैल्यूएशन एरर हुआ, ठीक है, क्योंकि जब आप भी प्रैक्टिस करेंगे आपके भी कुछ क्वेरी रहेंगे तो वी विल सॉल्व इट। तो थोड़ा सा देख ले क्या है क्वेश्चन। आज लेकिन हम लोग लर्निंग कब करने वाले हैं, थोड़ा सा डिले होगा, चलेगा ना? हाँ, तो इसमें बोला है कि द इन्वेंटरी एरर इज डिस्कवर्ड फॉर द कॉक्स कॉर्पोरेशन। बोल रहा है कि ईयर 1 एंड पे आपका इन्वेंटरी ओवर स्टेट हो गया। चलो भाई बनाने चलो, ईयर 1, ये अरे यार ऐसे खींच सकते ना, 3 साल की, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। तो मैं पहले आपको प्रिंसिपल लिख दूं फिर आपको इम्पैक्ट बताऊंगा। तो देखिए प्रिंसिपल कैसे काम करता है, सुनिए। इनकम कभी भी पीएल अकाउंट जो बनता है वो कैसा होता है, आप देखिए। पीएल अकाउंट जो बनता है वो ऐसा होता है, इसमें इधर पे लिखाता है सेल्स, इधर पे लिखाता है क्लोजिंग स्टॉक, इधर में लिखाता है ओपनिंग स्टॉक, इधर में लिखाता है परचेज, जो बाकी आता है उसको जीपी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे पार्टिकुलर्स, CULARS अमाउंट
ठीक है, तो मान लीजिए कि सेल है हमारा 1000 रुपए का और इन्वेंट्री है 50 का। अभी की जो सिचुएशन मैं बता रहा हूं, और ओपनिंग स्टॉक है से 40 रुपया, परचेज है 800 रुपया, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा। ठीक है, ये पीएनएल बनता है इस तरह। पीएनएल इस टाइप का आपकी चीजें बन गई। अभी पीएनएल पे क्या हुआ कि आपने क्या किया, इन्वेंट्री को क्या कर दिया? ओवर स्टेट कर दिया। ओवर स्टेट कर दिया। इसका मतलब है कि ये जो 50 है, ये जो पहले 50 था, आपने इसको 60 कर दिया। क्या कर दिया? 60 कर दिया। तो आपका इनकम में क्या हो गया? इनकम बढ़ गया। तो हम इसका समरी आपको एक ये बनाते हैं, समरी। यानी कि हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक ओवर स्टेट, स्टेट। तो इंपैक्ट में देखिए, इंपैक्ट में क्या होगा? ऑपरेटिंग इनकम बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी अगर ऑपरेटिंग इनकम बढ़ गया, अब ये ईयर 1 था, अब जब ईयर 2 बनेगा तो यहां पे अब ये क्लोजिंग स्टॉक तो यहां से फ्लो होता है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक अगर अब बढ़ा रहेगा, इसका मतलब ये है कि अगर ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर स्टेटेड है तो क्या होगा? ऑपरेटिंग इनकम क्या होगा जी? डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, सीओजीएस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सीओजीएस, तो ये जो सीओजीएस का एंट्री क्या होता है? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, सॉरी, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सीओजीएस। इसका मतलब कि सीओजीएस क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा और इधर में क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये होता है समरी। अब आइए, तो ये बोल रहा है कि पहले साल पे इसका कहना है कि आपने इनकम को 23,000 से ओवर स्टेट कर दिया। तो ओवर स्टेट कर दिया, इसका मतलब ये है कि आपका इनकम क्या हो गया है? बढ़ गया है। ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि रिपोर्टेड इनकम बिफोर टैक्स रिस्पेक्टिवली शुड हैव बीन, यानी एग्जैक्टली कितना होना चाहिए जबकि उसने रिपोर्ट किया है। तो ये है रिपोर्टेड इनकम। रिपोर्टेड इनकम इज 138,000। 138,000 है, 254,000 है और यहाँ पे 168,000 है। ठीक है, तो अगर अगर ये बोल रहा है कि ईयर एंड पे हमने ओवर स्टेट कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये मेरा जो रिपोर्टेड इनकम है ये क्या है? एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर स्टेट नहीं करता
23,000 से, तो उसका करेक्ट इनकम क्या आता? 138 माइनस 23, तो ये मेरा करेक्ट इनकम होता। अब चूंकि यहाँ पे मेरा ये ओवर स्टेट होने के कारण ये मेरा क्या हो गया, घट गया है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट क्या होता है, घट जाता है। तो नेक्स्ट ईयर में हमारा प्रॉफिट सबसे पहले तो क्या होना था, इंक्रीज होना था। यानी पहला इसका काम तो ये करना था। दूसरा बोल रहा है सेकेंड ईयर एंड पे इन्वेंट्री को अंडर स्टेटेड किया। अंडर स्टेट का मतलब इन्वेंट्री को कम दिखाया है। सेकेंड ईयर पे इन्वेंट्री अंडर स्टेट हुआ, तो अगर सेकेंड ईयर पे इन्वेंट्री अगर अंडर स्टेट हुआ, ओवर स्टेट से बढ़ गया इनकम, अगर यही अंडर स्टेट होता तो इनकम घट गया। इनकम घट गया, इसका मतलब अभी हमको इनकम बढ़ाना होगा 61,000 से। यानी अभी जो हमको इनकम रिपोर्ट करना पड़ेगा वो 338,000 रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। फिर चूंकि ये अभी मेरा इनकम बढ़ेगा जब वो अंडर स्टेट हो गया है, अंडर स्टेट होने के कारण अभी नेक्स्ट ईयर का मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिखाएगा, तो हमको उसको जो 61,000 है उसको सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, दिस हैज टू बी माइनस। आगे अब बोल रहा है कि ईयर एंड फिर ओवर अंडर स्टेट हो गया 17,000 से। अगेन अगर ये 17,000 से अंडर स्टेट हो गया, इसका मतलब कि हमको 17,000 का एक्चुअल में हमने प्रॉफिट मेरा कम आ रहा है। तो अब जो हमारा जो करेक्टेड प्रॉफिट आएगा ये आएगा 212,000। तो ये होगा आंसर 115, 338, 212। ये वाला कोई ऑप्शन है क्या? ये है ना, बी आएगा आंसर। तो इसको प्रॉपर साइन के साथ दिखा दूं? ऑप्शन बी। क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन बी नहीं है सर, सही ऑप्शन बी सही है। तो ऑप्शन बी बोल रहा है। हाँ, एक मिनट मेरा भाई। मुराद भाई जी भाई, अभी चेक कर लूंगा। ईयर फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक मैं actually second year हो गया। नहीं समझ में आया, क्या बोले? सॉरी, क्या बोले भाई? ईयर वन में 23,000 ओवर सेट, राइट? जी, ओवर स्टेट है। That means income will be unstated. नहीं, ये अगर ओवर स्टेट हो गया इसका मतलब अभी आपका जो इनकम आ रहा है वो ओवर स्टेट है, वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड मतलब इनकम भी ओवर स्टेटेड हो जाएगा। हाँ, तो यानी कि उसको आपको क्या करना चाहिए, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। That is it's correct. Then second year how it is reduced? तो अरे बाबा, जो अभी का क्लोजिंग स्टॉक है लास्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में तो ओपनिंग स्टॉक ही बनेगा ना भाई। ओके, ओपनिंग स्टॉक में आएगा, क्या मुश्किल है? मतलब क्या जाए, वो कैसे मिस्टेक हो जाएगा उधर? देखिए ये सबसे पहले जो ये अभी जो 23,000 है ना आपका, ये ओवर स्टेट है। ठीक है, ओवर स्टेट होने के कारण क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में जब ओवर स्टेट हुआ तो क्या हुआ कि मेरा प्रॉफिट अभी क्या है, बढ़ा हुआ है। मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है,
जब ये ओवर स्टेट सही बात होता है तो रिजल्ट क्या होता है कि प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड, प्रॉफिट इज ओवर स्टेटेड। अगर इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या Reduce. करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी इसको माइनस दिखाना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसे लिख लो, क्लियर। तो वही किया था मैंने। आगे चलो, आगे मैंने ये बोला फर्स्ट ईयर क्लियर है। फर्स्ट ईयर क्लियर है आपका। अब आ जाओ हाँ नेक्स्ट हाँ जी जी, फर्स्ट ईयर क्लियर है। नेक्स्ट ईयर पे First year बोल clear रहा है। है कि 254,000 आपने इनकम दिखाया है, ठीक है। तो जो ये अभी जो ओवर स्टेटेड ओपनिंग था, यानी ये वाला लाइन ओवर स्टेटेड ओपनिंग है, इसका मतलब मेरा ऑपरेटिंग इनकम क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो आई हैव टू इंक्रीज दिस। ओके, कैसे डिक्रीज हो गया? क्योंकि ये कैसे डिक्रीज हो गया? भाई मेरे जब ये ओपनिंग में रहता है ना, तो यहाँ आने से मेरा इनकम घट जाएगा, क्योंकि ये Income, for example, if there is no any sales, how is the income? How affect? देखे ओपनिंग ज्यादा है ना मेरे भाई, तो ओपनिंग क्या होता है, सेल से माइनस हो जाता है ना। भाई How it will be? भाई देखो, ये जो यहाँ पे आने से क्या होता है, ये दोनों ऐड हो जाता है, ये यहाँ पे दोनों ऐड होके आता है, ठीक है। इधर में ये दो एक्सपेंस और परचेज ऐड होता है, ये दो ऐड होता है। अच्छा, ठीक है। जी जो एक्सपेंस वाला साइड भी तो ऐड होता है ना, इधर रेवेन्यू वाला साइड जब, तो ये एक्सपेंस वाला साइड भी तो ऐड हो जा रहा है। इसके कारण जब ये एक्सपेंस का साइड एक्स्ट्रा दिखेगा, इसका मतलब अभी आपका प्रॉफिट घटा हुआ है, तो यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट ना। पर ओवर स्टेटेड है। ठीक है, Oh, that difference already overstated in the यस last year, right? How it is affecting here with if there is no. राज भाई, बट जब 2 साल में ओवरस्टेट होता है तो लास्ट ईयर में ये हो जाता है ना, सही, उसको सही हो रहा यार, है। तो मेरे भाई इसीलिए तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो नलिफाई हो जाएगा इफेक्ट। जी हाँ, वो जी सेकंड ईयर सही है। तो मेरे हिसाब से तो सही। हाँ, नहीं नहीं, आपके हिसाब से क्या, मैं बता रहा हूँ ना, गूगल पे आंसर है इसके, आप सर्च करो। आपने हाँ। कहीं से देखा आंसर है कि नहीं है? नहीं, मैं वही हॉक में चेक कर रहा हूँ, 1 मिनट। अगर ये हॉक के सवाल है तो 1 मिनट में मिल जाएंगे। हाँ, हॉक कहीं है लग रहा है। हॉक में तो मैं देखा था एक बार। अरे रुको, एक भाई मिनट। एक काम कर लेते हैं, आपने कहाँ भेजा है हमको? व्हाट्सएप में भेजा है ना, बस 1 मिनट में व्हाट्सएप में आ जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे करके कॉपी करेंगे और ये गूगल पे जाएंगे, ऐसे लिखेंगे, कंट्रोल वी करेंगे, कहीं ना कहीं खोज के दिखा देगा। अच्छा जी, 1 मिनट मिल गया है। 100 ये 1 मिनट भेज, फोटो भेज रहा हूँ। हाँ भेजे। ऑप्शन ए बोल रहा है ये, पता नहीं कैसे। ऑप्शन ए अगर बोल रहा है तो एक एजम्पशन पे काम करेगा, लेकिन वो एजम्पशन यहाँ पे ऑप्शन है तो हो ही नहीं सकता, गलत है। वो बुक को मैं गलत कर दूंगा, ऑप्शन ही नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, ऑप्शन हॉक के अनुसार ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट अंडर स्टेटेड है तो उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। सेकंड बात ये है, ये बोला है कि 61,000 जो है
अंडर स्टेटेड है हमारा क्या क्लोजिंग स्टॉक। अगर अंडर स्टेटेड है तो इवेंचुअली हमारा जो प्रॉफिट जो है वो क्या लिखा हुआ है, कम किया हुआ है। तो आई हैव टू इंक्रीज दिस प्रॉफिट, मेरे को ये प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, सेकेंड ईयर पे। तो आई हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट। थर्ड ईयर पे इसका जो इंक्रीज, चूंकि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे चूंकि अंडर स्टेटेड था जिसके कारण हमारा ये प्रॉफिट बढ़ गया, तो इसको एक्चुअल में ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको करना पड़ेगा इस तरह से, साइन का मतलब नहीं, 185 कैसे आएगा? में 61,000 को आप माइनस कीजिए। अरे नहीं नहीं, एक मिनट हाँ आ रहा है ना वो, अरे यार ये एक्सेल में मैंने वो एडिशन का लाइन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहला तो 23,000 का प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज पिछले साल हमारा ओवर स्टेटेड था, तो हमारा कॉस्ट ओवर स्टेटेड है, तो हमारा प्रॉफिट कम गया है, तो हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट। सेकेंड, चूंकि बोल रहा है कि ये जो है क्लोजिंग स्टॉक अंडर स्टेटेड है, इसका मतलब ये जो है क्रेडिट साइड जो रेवेन्यू साइड है वो अंडर स्टेटेड है, तो हमको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, इंक्रीज द प्रॉफिट फॉर अंडर स्टेटेड ऑल्सो। अब चूंकि अभी इंक्रीज है, अभी मेरा क्या है, अंडर स्टेटेड है। अब यही अंडर स्टेटेड अगर नेक्स्ट ईयर पे चला गया, इसका मतलब है कि ओपनिंग मेरा क्या हो जाएगा, ज्यादा दिखाएगा, तो आई हैव टू डिक्रीज द प्रॉफिट, डिक्रीज द प्रॉफिट फॉर हाउ 61,000 के लिए, ठीक है। और साथ में सिंस 17,000 अंडर स्टेटेड है, तो हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा 17,000 का, ठीक है, इन इनकम। सो दिस इज द सॉल्यूशन एक्चुअली। ये एडिशन, ये साइन का मसला था यहाँ पे, पर प्रिंसिपल जो है वो यही है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है अभी अगर ओवर स्टेट कर लिया, तो आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर स्टेट हो गया, यानी कि आपका सीओजीएस इंक्रीज हो गया, तो नेक्स्ट ईयर में आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर का आपका ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अगर ओपनिंग स्टॉक अगर आपका ओवर स्टेट है, अगर ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर स्टेट है, इसका मतलब ये है कि लास्ट ईयर ऑलरेडी हमारा इनकम बढ़ा था, अभी ऑपरेटिंग इनकम इस साल में डिक्रीज करेगा, सीओजीएस इंक्रीज हो जाएगा, पर इसका नेक्स्ट ईयर में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक इज कमिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो ये एक छोटा सा चीज था, इसको अगर आप ये सवाल के साथ अगर इसको ये समरी अगर पढ़ लेंगे तो आपके मसले हल हो जाएंगे। मुराद भाई वही प्रिंसिपल देख समझना पड़ेगा ठीक है। चले, तो इस पे अभी कोई मिला क्या मुराद भाई? क्या बोल रहे हैं? अच्छा सवाल था, ओके। अभी अब हम आते हैं इस पे, क्या नाम है, अपनी आज के टारगेट पे। तो सबसे पहले लर्निंग कर्व होता क्या है, कोई आदमी मेरे को थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि लर्निंग कर्व के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। रोशन भाई, लर्निंग up to what extent?
learning curve is used for human work. It not used for machine work. And learning curve is a meaning of learning to work how to reduce the time like this. ह्यूमन मैन पावर की टाइम स्पीड को कम करके प्रोडक्शन को बढ़ाता है। चले, तो ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम सही है। लर्निंग कर्व जो है वो कैसे बोलता है कि देखिए आप जो है लर्निंग कर्व जो होता है वो बोलता है कि हर इंक्रीमेंटल के साथ आपका एक लर्निंग होगा। जैसे जैसे आप यूनिट बनाइएगा, जैसे जैसे आप काम कीजिएगा, आप उतने इफिशिएंट हो जाइएगा। आप जब इफिशिएंट होइएगा तो आपका जो कंजम्पशंस आवर होते हैं वो घटते रहते हैं। वो क्या होते हैं जी? घट जाते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ बातें हैं जो लर्निंग कर्व से रिलेटेड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लर्निंग कर्व अप्लाई होगा क्या? फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम पे। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम या मशीन बेस्ड सिस्टम होता है उसमें कभी भी अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन के पास लर्निंग कैपेसिटी नहीं होता। बट अभी एनालिटिक्स में हमने पढ़ा है कि मशीन आल्सो लर्न्स फ्रॉम द एल्गोरिदम को यूज करके मशीन लर्न करता है। ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो जो हम लोग गूगल में सर्च करते हैं कि जूता चाहिए एडिडास का और हम लोग को 10 तो जूता का जो मैसेज भेजता है, दैट इज अ मशीन लर्निंग। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि लर्निंग कर्व हेल्प करता है क्या स्टैंडर्ड सेटिंग में? तो बोलता है यस। इसलिए वैलिड करता है क्योंकि आप देखिएगा हम लोग का एक सवाल है इससे क्वेश्चन में, वहां पे जो हम लोग से एक लेबर का इफिशिएंसी वेरिएंस निकालने का सवाल है, वहां पे हम लोग से 90% का 90% की लर्निंग को यूज करके वहां पे रिवाइज टाइम कैलकुलेट किया गया है। ठीक है। साथ में ये बोला क्या प्राइसिंग के लिए यूज किया जा सकता है? तो बिल्कुल यूज किया सकता है, क्योंकि इससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। अगर आपका कॉम्पिटिटर अगर 10 रुपया कोट करता है और आपकी लर्निंग अगर 80% की है तो आप 8 रुपया कोट कर सकते हैं, बिकॉज आपका उससे क्या होगा, आपको एक तरह का एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है। इससे आपको कॉस्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है, जिससे आपको फायदा हो सकता है। फिर बात आया था क्या एक्सपीरियंस आदमी को का लर्निंग हो सकता है किस पॉइंट ऑफ व्यू में? तो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि लर्निंग का भी एक लेवल है कि एक पॉइंट के बाद आपकी लर्निंग रुक जाती है, वहां के बाद आपकी लर्निंग नहीं होती। तो जब आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस वर्कमैन हायर कर रहे हैं तो वहां पे लर्निंग के अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं, वहां पे लर्निंग के चांसेस कम होते हैं। अब बात आता है कि लर्निंग कर्व के लिमिटेशन आते हैं सीएमए के पेपर में। ठीक है, एग्जाम का सीएमए के पेपर में लर्निंग के लिमिटेशंस आते हैं कि लर्निंग कर्व की भी क्या लिमिटेशन है। तो बताया गया कि लर्निंग कर्व के लिमिटेशन ये है, ये बोल रहा है कि सारा जो एक्टिविटीज जो आप करते हैं, सारा एक्टिविटीज जो है उसमें आपके लर्निंग मॉडल्स अप्लाई नहीं हो सकते। इसमें सिर्फ वही अप्लाई हो सकते हैं जहां पे ह्यूमन परफॉर्म करते हैं। ठीक है। फिर बोला गया कि लर्निंग कर्व जो होता है does affect the place and average time taken is likely to reduce, but practice is highly unlikely there will be a regular consistent rate of decrease, therefore cost prediction जो होगा वो थोड़ा सा आपको समझदारी से देखना पड़ेगा। इसका इतना सारा बोलने का सिंपल सा मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो लर्निंग्स होती है वहाँ पे एक सर्टेन परसेंटेज से ही लर्निंग होती है। ठीक है। तो जब आप कॉस्टिंग करेंगे तो आपको देखना पड़ता है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसके लिए डेटा, वैलिड डेटा निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और साथ में इसकी लर्निंग की क्या परसेंटेज ऑफ लर्निंग है ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके अपने एक लिमिटेशन है। अब बात आता है कि लर्निंग जो होती है वो कैसे होती है। आपको जो सीएमए में मॉडल पढ़ना है वो सिर्फ इतना ही सा सिर्फ आपको समझना है। ठीक है। मॉडल ये बोलता है कि जो पहली यूनिट होगी और हमेशा जब भी आपकी लर्निंग होगी वो हमेशा 2 के रेशियो में होगी। तो मान लीजिए कि पहला यूनिट पे अगर 10 लगा रहे तो दूसरे पे 20 और चौथा बनेगा, तीसरा यूनिट नहीं बनता लर्निंग में, तो हमेशा वो मल्टीप्लाई बाय
2 बन जाता है। एलसी जो होता है वो होता है परसेंटेज ऑफ लर्निंग। परसेंटेज ऑफ लर्निंग का मतलब क्या होता है जी? परसेंटेज ऑफ लर्निंग का मतलब या तो 80%, 90%, 60, 70% हो सकते हैं, और एन इज द नंबर ऑफ टाइम जो वो डबलिंग होता है उसको लेना पड़ता है। ठीक है, इसका एक और फॉर्मेट्स होता है, वो होता है ए बी टू द पावर एक्स। ठीक है, ये भी एक लर्निंग के मॉडल होते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये वाले मॉडल आपके एग्जाम पे नहीं है, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। तो लर्निंग कर्व से रिलेटेड ये सारी बातें थी। लर्निंग कर्व का मॉडल कैसे काम करता है तो सुनिए, आप मान लो कि पहला यूनिट बनाते हो तो आपके पास आवर्स लगते हैं 100, और आपकी लर्निंग रेट अगर 90% की है, तो जब दूसरी यूनिट बनाएंगे तो आइडियली ऐसा बोला जाता है कि अब आप सेकेंड यूनिट बनाएंगे तो एक्चुअल में आपकी जो टाइम लगनी चाहिए, एवरेज टाइम, दिस इज एक्चुअली द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज टाइम। ये जो कैलकुलेशन होता है, एवरेज टाइम की कैलकुलेशन होती है ये। ठीक है, दिस इज द एवरेज टाइम का कैलकुलेशन होता है, और यहाँ पे आएगा टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का मतलब क्या होगा? इसको यूनिट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 3 कभी नहीं बन पाता। ठीक है, 3 के लिए फिर वो आपको ए बी टू द पावर एक्स का फॉर्मूला लगता है, जो कि सीएमए में नहीं है। तो यहाँ पे जब भी बनेगा वो 4 बनेगा। तो 4 बनने के लिए जब आपसे टाइम, एवरेज टाइम पूछा जाएगा, तो वहां भी 90% की लर्निंग होगी, तो आप बोलिएगा नाउ इट विल टेक 81 आवर टू प्रोड्यूस, तो ऑल टुगेदर 324 आवर्स लगेंगे। अब जब 4 उसी के आसपास, अब 4 के बाद क्या होता है? 1 दूना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे जब 8 वाले लेवल पे जब लर्निंग होगी तो फिर इसका 81% की लर्निंग मानी जाएगी। फिर 8 के बाद आएगा 16। 16 का मतलब इसके ऊपर ही लर्निंग होगी, यानी कि जब आपसे अगर पूछागा कि हमको टोटल टाइम बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा जी कि 1049 आवर्स लगेंगे, एवरेज टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग दी 6। ठीक है, if we are producing 16 units, the average time of producing of per unit will be 65.61। तो ये लर्निंग कर्व की थ्योरी है। यहाँ पे सारे टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाते हैं, तो जो पहली यूनिट्स होता है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 इनटू जो लर्निंग रेट है उसको कर लीजिएगा, तो आपकी एवरेज टाइम निकल जाएगी। तो अगर आप इसको समराइज करना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि आपने कैसे सिंपल लैंग्वेज में लिखना, समझना है। तो जो पहला जो है, ए जो है वो पहला टाइम्स है, पहला है ए जो है वो फर्स्ट यूनिट का आवर है, फर्स्ट यूनिट का आवर है, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, ये जो 2 होता है ये एक्चुअल में कितना टाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे A2, फिर उसके बाद लर्निंग रेट्स अप्लाई हो जाते हैं। तो लर्निंग रेट्स जितना टाइम का बोलेगा उसके हिसाब से लर्निंग रेट हम लगा देंगे। तो ये बेसिकली अब हम, मतलब जो हमारा जो लर्निंग का जो प्रोसेस काम करता है वो हमेशा 2 के मल्टीप्लायर पे काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपना एक छोटा सा सवाल लेते हैं बुक्स का, फिर उसके बाद फिर और मजीद उस पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। एग्जाम में 2 चीजें निकालने, बेसिकली लर्निंग कर्व से सिर्फ 3 चीजें ही आते हैं एग्जाम पे। एग्जाम में पहला तो या तो टाइम निकालने आता है, एवरेज टाइम या टोटल टाइम या लर्निंग का रेट, इन तीनों में से कोई एक सवाल आ सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 में एक बार उठा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है एरो सब्स इनकॉर्पोरेशन से यूज्ड
has developed a new product for the space and includes that the manufacturing of the manufacturing of this part requires the high degree of the technical skill. The management believes that the good opportunity for the technical force to learn and improve their customs of the productions process. उसके बाद बोल रहा है कि productions of the first units requires how much hours? Productions of first unit कितना टाइम चाहिए उसको? 10,000 आवर चाहिए. ए मिल गया मेरे को, 10,000 आवर्स चाहिए. ठीक है. और साथ में हमको लर्निंग रेट भी मिल गया. वो बोलता है कि 80% की हमारी लर्निंग रेट है. उसके बाद बोल रहा है कि 8 यूनिट अगर वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है तो हमको पूछ रहा है क्यूमुलेटिव एवरेज डायरेक्ट लेबर आवर पूछ रहा है पर यूनिट का बताइए. इसका मतलब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? हमसे सवाल पूछ रहा है कि एवरेज टाइम फॉर प्रोडक्शन बताना है. एवरेज टाइम फॉर प्रोडक्शन बताना है. तो हमने सिंपल सा क्या लेना है? हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1 यूनिट बनाऊंगा, 2 बनाऊंगा, 4 बनाऊंगा, ये 8 बनाऊंगा. तो पहले वाले पे मेरे को कितने आवर्स लगते हैं? 10,000 घंटे लगते हैं. और हमारा लर्निंग रेट है 80%. तो यहाँ पे हम लर्निंग रेट लिख देंगे और आराम से इसको मल्टीप्लाई बाई इसके ऊपर का रेट को फ्रीज कर लिया. यानी कि हम कह सकते हैं कि हमको जो टाइम लगने वाला है, 8वां यूनिट का जो एवरेज टाइम लगने वाला है वो क्या लगने वाला है जी? 5120 लगने वाला है. अगर हमसे ये पूछता कि टोटल टाइम बताएं. क्या बताएं? टोटल टाइम. तो टोटल टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ता है जी? ये. तो ये हमारा टोटल टाइम भी निकल जाता. अगर सवाल में ये देता कि रेट पर आवर जो दिया हुआ है, रेट पर आवर दिया हुआ है सवाल पे से 250, तो हमारा जो टोटल कॉस्ट होता वो क्या होता? ये कितने आवर्स आपने स्पेंड करे मल्टीप्लाई बाय 250. यानी कि हम बोलते कि मेरा 1,240,000 का हमारा टोटल कॉस्ट आएगा. ठीक है. तो बेसिकली आपसे 3 चीजें पूछा जा सकता है कोई भी सवाल में. तो पहला सवाल किस चीज का हो सकता है? आपसे कोई भी सवाल में ये पूछा जा सकता है. पहला पूछा जा सकता है एवरेज टाइम बताओ. दूसरा सवाल पूछा जा सकता है टोटल टाइम बताओ. तीसरा टोटल कॉस्ट बताएं. चौथा लर्निंग रेट का परसेंटेज बताएं. तो बेसिकली इस टाइप के और एक तरह के सवाल आते हैं. एक चीज और होती है. 1 मिनट ले रहे हैं. वो 5वां नंबर पे जो आता है वो आता है कि अगर कोई स्पेशल ऑर्डर आपने अगर एक्सेप्ट करने हैं, ठीक है, स्पेशल ऑर्डर या डिफरेंशियल यूनिट्स, एक मिनट रुको भाई. हेलो. Yeah, this LLH, na? I will come and collect now. No, I'll come and collect. No, today, like maybe after 1 hour. Thank you. Okay, thank you. हेलो. स्पेशल ऑर्डर यानी कि डिफरेंशियल यूनिट का कभी कभी आपसे कॉस्ट या आवर्स पूछ सकते हैं. तो बेसिकली ये 4 से 5 तरह की वेराइटीज होती है इस पूरे के लर्निंग कर्व के कंसेप्ट में. ठीक है. तो पहला वाला वेराइटीज तो कवर हो गया. मेराज भाई. यस बोले. एक्सेल खोलना. जी बोलिए. इसके अंदर पूछ सकता है, जैसे इसने 8 का निकाला, एक लर्निंग कर्व जो निकलेगा
वो डिवाइड बाय 2 वाला निकलेगा। कभी कभी वो पूछ लेता है कि 7th यूनिट का क्या टाइम रहेगा या क्या प्राइस रहेगा। तो उसी को तो मैंने यहाँ पे लिखा ना, स्पेशल ऑर्डर या डिफरेंशियल यूनिट। अच्छा अच्छा अच्छा। चले, ये एक छोटा सा सवाल है जिसमें आपसे रेट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सवाल को केयरफुली पढ़ते हैं, और जिनको हिफ्ज हो गया है वो थोड़ा कैलकुलेशन लगा लें। खामोश रहें डी 80%। नहीं, खामोश नहीं, वो उन्हें लॉजिक लगानी है। खामोश क्यों रहना है, लॉजिक लगानी है। तो चलें, हिफ्ज अलग होता है, समझना अलग होता है। तो भाई मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया गुरुजी। रोशन भाई, the manufacturing has the opportunity to submit the 20 unit of a product on which, बोलते हैं कि 20 unit of a product on which he has already produced the 10 lots। यानी 10 का जब लॉट्स है तो लॉट भूल जाइएगा, ऐसे लिखिएगा लॉट 1 लॉट 2, सिंपल ऐसे। अंदर में 10 का है, भूल जाइए। क्लियर। अब आपको देखना है कि एवरेज टाइम और साथ में लिखना है टोटल टाइम। तो इस सवाल में आपसे बोल रहा है कि जब आप कॉस्टिंग कर रहे थे तो उसने देखा कि देयर इज अ लर्निंग, यानी लोग कुछ कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और उसने क्या देखा कि डायरेक्ट लेबर जो है, बोल रहा है कि पहला वाला जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो है वो मेरा जो डायरेक्ट लेबर का जो कंजम्पशन था वो था 5,000 का। लेकिन जब वो सेकेंड यूनिट्स बनाए थे, ठीक है, अब वो जब वो सेकेंड यूनिट बनाए तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उनका 3,000 का एडिशनल आवर्स लगे। तो यहाँ पे जब आवर्स उन्होंने जब रिपोर्ट किया तो उन्होंने बोला देखिए मैं पहले बार में मेरा 5,000 लगा था, सेकेंड एडिशनल आवर्स सेकेंड पे मेरे 3 लग गए। इसका मतलब क्वेश्चन मेरे को एक हिंट दे रहा है कि भाई टोटल तुम्हारे 8,000 घंटे लगे। तो चूंकि पहले का अगर हम एवरेज लेते तो हम ऐसे लेते 5,000 लिखते, और सेकंड का जब एवरेज लेते तो 4,000 लिखते। तो ये और इसके बीच क्या हमको रेशियो, यानी लर्निंग रेशियो अगर हमको निकालना होगा तो हमको निकालना पड़ेगा एवरेज ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाय एवरेज ऑफ नेक्स्ट। तो इसको मैंने ऐसे लिख, सॉरी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम जब इसके परसेंटेज निकालेंगे तो इस तरह से हम बोल सकते हैं जी हमारा लर्निंग रेट जो है 0.8 है। 0.8 को अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो ये आएगा 80%। तो इस तरह के एक सवाल आ सकते हैं। एक और जो सवाल आएंगे वो क्या आएंगे कि ये सवाल है, ये क्यूमुलेटिव आवर्स के सवाल थे। तो क्यूमुलेटिव आवर्स में हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपके साथ सवाल कर लिया था जो कि 40,960 आया था। तो यही सवाल था जिसमें हमसे उसने पूछ लिया था कि भाई अगर मेरे को टोटल आवर्स निकालने होते, क्यूमुलेटिव आवर्स टोटल ऑफ 8 यूनिट निकालने होते, तो हम सेम सवाल का ऑलरेडी निकाल लिया। तो अगेन और जरूरत नहीं है निकालने का, यानी 3 टाइप्स यहाँ पे ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। अब एक टाइप है ये वाली, तो ये मैं नहीं कवर कर रहा क्योंकि यहाँ पे आपने करनी है, ये भी आपने करनी है, मैं नहीं कर रहा, ये भी आपने करनी है, ये मैं करा दे रहा क्योंकि ये अगला हमसे पूछ रहा है कि 7th एडिशनल यूनिट्स के आवर्स कितने लगेंगे वो बताने हैं। यानी कि ये कोई ऑर्डर होगा
जहां पे हमको डिफरेंशियल टाइप के कॉस्टिंग्स पता होने चाहिए, डिफरेंशियल्स यूनिट पे कितने हमारे आवर्स जाएंगे उसका ये कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये मैं ले रहा। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि इन कंप्लीटिंग द in competing as a subcontractor to a military contract, Aerosub has developed a new aircraft. The management believes that there is a good opportunity to learn, ठीक है, and that learning rate is given 8। उसके बाद दिया हुआ है ओवरऑल परसेंटेज दिया हुआ है, will call for supplying the 8 unit, the production requires the 10,000। उसके बाद बोला कि what is the additional hour required to complete the 7th unit। तो यहाँ पर भी ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिएगा, यूनिट एवरेज टाइम, फिर लिखिएगा टोटल टाइम, फिर लिखना स्टार्ट कीजिएगा 1 2 4 8। अभी एक पहले वाले पे हमारा कितना लग रहा था जी, 10,000 घंटा लग रहा था। एंड व्हाट इज द लर्निंग रेट, लर्निंग रेट वाज 80%, लर्निंग रेट थी हमारी 80% की थी। तो ये हमने कर लिया जी, तो ये 52। अब मैं निकाला तो मेरे टोटल बनाने का जो टोटल आवर्स जाएगा मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे तो मेरा टोटल आवर्स कितना गया, 40,690। ठीक है, उसमें से 10 पहला यूनिट के बनाने का जो टाइम जाएगा वो जा रहा है कितना जी, 10,000। अब ये 40,960 जो है वो टोटल टाइम है 8 यूनिट के लिए, 40,960। उसमें से 10,000 जो है वो पहला का है, यानी बाकी के जो 7 यूनिट बनाने के जो आपके टाइम जाएंगे वो जाएंगे 30,960। तो ये एक डिफरेंट टाइप के सवाल थे, तो ये भी आपके एग्जाम में कवर होते हैं। ये जो महाराज भाई ने 5वां पॉइंट बताया था ना, स्पेशल क्वांटिटी, ये उस बेस का सवाल ही है। ठीक है, तो ये वाले काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर आप ये पांचों अगर आपने एक एक क्वेश्चन भी अगर कर लिया और अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लिया तो आपके लर्निंग करके तो प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी जो है पिछले दिनों पे कुछ सवाल थे हमारे बजट के, वो आपने करे थे क्या?